Hello learners, welcome to Study Science with Hina Sharma. In last lecture we discussed about asexual reproduction and the type of asexual reproduction, that is budding, fragmentation, fission, irregular and regular fission. Now the next topic is sexual reproduction, that is amphimixis. इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती हैं जिसके साथ हम डील करेंगे चैप्टर में। तो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फी मीन्स दोनों, मिक्सिस मतलब मिक्स। जब दोनों के गैमीट मिक्स होकर रिप्रोडक्शन होगी दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये क्या बोला इन्होंने? एम्फी मिक्सिस। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूँ तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, मिक्स तो मिक्स हो गया। जब दोनों के गैमेट फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट मिक्स होकर के जब जाइगोट बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसको बोला एम्फीमिक्सिस। जब दो के जो गैमेट हैं वो मिक्स होंगे तो ऑब्वियसली ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये कौन सा मोड हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड हुआ, है ना। दोनों अलग अलग गैमेट थे, मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नाउ sexual reproduction involves formation of the male and female gamete। sexual reproduction में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बने। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तब कंसीडर करते हैं जब मेल गैमेट भी बने और फीमेल गैमेट भी बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर बने। ठीक है, हो सकता है ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहे हों। यही ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट भी बना रहा है और यही ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट भी बना रहा है और फर्टिलाइजेशन हो जा रही है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म हो या दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दो गैमीट बनने चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। दीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और सेम इंडिविजुअल के अंदर भी गैमीट्स बन सकते हैं। These gametes fuse to form the zygote। जब ये दोनों गैमेट फ्यूज़ करेंगे, जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो ये जो बना हमारे पास, इसे हमने क्या बोला? जाइगोट। ये होता है हमारा जाइगोट। क्लियर है सबको? जाइगोट वर्ड क्या हुआ? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे तो जो बनेगा आपके पास, तो जो स्ट्रक्चर आएगा, तब जो सेल आएगा, उसे हम बोलते हैं जाइगोट, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही जाइगोट आगे फर्दर डेवलप करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, इट इज़ एन एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, ये बहुत एलाबोरेटेड प्रोसेस है। आप देखिए ये सिंगल सेल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, जो मेल गैमीट होता है ना, वो एक सिंगल सेल होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है ये भी एक सिंगल सेल होता है। ये भी सिंगल सेल है, एक सेल है, ये भी एक सेल है, और जब दोनों फ्यूज़ हुए बना जाइगोट, ये भी एक सिंगल सेल है। ध्यान रखना, जो जाइगोट होगा वो सिंगल सेल होगा, सेल एक ही है, दोनों का बस डीएनए मिक्स हुआ। जब ओवा में स्पर्म की एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल जब ओवा में स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म का जो बाकी हिस्सा है वो बाहर ही रह जाता है। फ्यूज़ ओवा के अंदर ओनली ये हेड करता है और यहाँ से डीएनए अंदर आता है, तो ओनली जो क्रोमोज़ोम का नंबर n था वही एक और n आ जाने से 2n हो जाता है, लेकिन बाकी का सेल, बाकी का सेलुलर स्ट्रक्चर, वो चीज़ें ओवा के अंदर एंटर नहीं करती हैं। और वैसे भी वो एक सिंगल सेल है तो वो सिंगल सेल ही रहेगा। यहाँ पे दो सेल नहीं बनते हैं, ये दो सेल कंबाइन होकर दो सेल नहीं बने हैं।
मेल गैमीट सिंगल सेल, फीमेल गैमीट सिंगल सेल, दोनों फ्यूज़ करे बना जाइगोट सिंगल सेल। इसीलिए हम बोलते हैं जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो सिंगल सेल से होती है। लाइफ का ये पहला सेल है, जाइगोट हमारी ज़िंदगी का हमारा पहला सेल होता है, और यही जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा और एक के दो हो जाएंगे, क्लीवेज होगी, फिर और 4 सेल्स बन जाएंगे, और ऐसे 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 ब्लास्टुला, मोरुला, ऐसे गैस्ट्रुला, ऐसी डिफरेंट स्टेजेस आती जाएंगी। ये डिवाइड करता रहेगा, क्लीवेज होती जाएगी, बड़ा होता रहेगा, और फिर उसके बाद फर्दर डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें से बनने लग जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये बहुत इलेबोरेटेड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर गैमीट बनाने के लिए। अब देखिए, इट इज़ एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offsprings that are not identical to the parent or amongst themselves. अब क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट का यहाँ पर फ्यूज़न हुआ है, इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे पेरेंट के। इसका क्या मीनिंग है देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेल का गैमीट है और ये एक फीमेल का गैमीट है। क्लियर है? ये मेल का गैमीट है, ये फीमेल का गैमीट है, ये दोनों कंबाइन हुए बना जाइगोट। अब यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम था n, यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम था n, ठीक है। सॉरी। अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे जाइगोट में सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 2n, ठीक है। ये तो हुआ सेक्सुअल का केस। अगर मैं एसेक्सुअल वाले केस की बात करती हूँ, यहाँ देखिए, ये पेरेंट बॉडी का कोई एक सेल था, ठीक है। यहाँ पे कोई जाइगोट तो ये था नहीं, कोई गैमीट तो ये था नहीं, ये तो नॉर्मल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल के केस में। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये गैमीट नहीं है तो ये वेजिटेटिव सेल है, ये नॉर्मल सेल है, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी 2n है। अब क्या हुआ, इसकी माइटोटिक डिवीज़न हुई, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म यहीं से डायरेक्ट आ गया। अब जब डायरेक्ट आया है तो किसी और पेरेंट का डीएनए आकर मिक्स नहीं हुआ है, जो डीएनए यहाँ था एग्जैक्टली वही डीएनए यहाँ नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। अब क्योंकि इसका डीएनए और इससे पहले वाले का डीएनए, पहली जनरेशन का डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर है, तो ये इसका क्लोन होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा अपनी पेरेंट जनरेशन के। लेकिन यहाँ जो हमारे पास जाइगोट बना है, इसमें 50% क्रोमोसोम आए हैं मेल से और 50% आए हैं, मतलब सिंगल सेट एक आया है फीमेल से, एक सेट मेल से है और एक सेट फीमेल से है, तब n कंबाइन होकर 2n बना है। हर कैरेक्टर के लिए 2 हो गए क्रोमोसोम। अब देखिए, जब 2 ऑर्गेनिजम्स का डीएनए मिक्स होगा तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर्स भी हैं वो 2 ऑर्गेनिजम्स के आएंगे, ठीक है। यही बोल रहा है ये नोट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब जो ये ऑर्गेनिज्म आएगा ये अपने पेरेंट के, एक पेरेंट यहाँ होगा जिसने ये बनाया था, एक पेरेंट यहाँ होगा जिसने ये बनाया था। ये जो है ये थोड़ा बहुत इनसे मैच करता होगा, थोड़ा बहुत इनसे मैच करता होगा, एग्जैक्ट कॉपी ना ये इनकी होगा, एग्जैक्ट कॉपी ना ये इनकी होगा, क्योंकि आधा ये है आधा ये है, दोनों का डीएनए मिक्स हो गया है। और इस केस में डीएनए एग्जैक्टली पेरेंट का नेक्स्ट जनरेशन में आ गया है, ठीक है। अब देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर जो क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप इनको बोल सकते हैं, या फिर कुछ एक टर्म्स हैं जिनको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहली कि इट इज़ बाई पेरेंटल, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है। मैं साथ साथ इसमें आपको डायग्रामेटिकली बताती चलती हूँ। इट इज़ बाई पेरेंटल, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाई पेरेंटल है, दैट इज़ एक मेल गैमीट
एक फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट ऑब्वियसली मेल से आएगा, फीमेल गैमीट फीमेल से आएगा। तो यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुए, इट इज़ बाई पेरेंटल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इट इज़ बाई पेरेंटल। सेकेंड, फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस। ये गैमीट की फॉर्मेशन होगी, मेल मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगी, और ये दोनों फ्यूज़ होंगे। ठीक है, फर्टिलाइज होंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। ठीक है, फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस, यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन होगी एंड फ्यूज़न होगा। नेक्स्ट, इट इज़ स्लोअर एंड मोर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब क्योंकि गैमीट फॉर्म होने हैं, फिर उन्हें फ्यूज़ होना है, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ज़ाइगोट आएगा, वहाँ से फिर डिवीजन्स होंगी, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा। तो ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और बहुत स्लो प्रोसेस भी होती है। ठीक है, इस जो ज़ाइगोट है, इस ज़ाइगोट से क्या होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। और एक ज़ाइगोट से, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन का केस लीजिए, तो एक ज़ाइगोट क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक 9 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, दैट इज़ 270 डेज़। अगर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं ह्यूमन की। ठीक है, 270 डेज़, इसको +-10 भी कर देते हैं। 270 का 280 भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल कंडीशन, वो एक अलग चीज़ है। बट ऑन एन एवरेज 9 मंथ दैट इज़ 270 डेज़ में फर्टिलाइजेशन होने के 270 डेज़ के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है। तो जिस दिन ये ज़ाइगोट बनेगा और जिस दिन बेबी का बर्थ होगा, उसके बीच में 270 डेज़ का डिफरेंस होगा, 9 महीने का टाइम होगा। ह्यूमन 9 महीने बाद फीमेल, ह्यूमन फीमेल नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देती है, ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती है। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ज़ाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनने में 9 महीने लगे। लेकिन अगर आप यहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट जनरेशन आने में 9 महीने नहीं लगते हैं, उनमें 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 6 महीने, इतना लंबा इंटरवल जो होता है वो एसेक्सुअल में नहीं होता है। It is slower and more energy consuming process. Next point is reproductive phase in plant is seen easily when they begin flowering. अब अगर हम reproductive phase plants की बात करते हैं तो plants में reproductive phase को हम easily देख सकते हैं। जैसे ह्यूमंस के या किसी एनिमल के गोनैड्स, उनके जो गोनैड्स होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका फ्लावर। ठीक है, जैसे ह्यूमन या फिर और भी एनिमल्स में गोनैड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका फ्लावर। क्लियर है? तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें हम रिप्रोडक्टिव फेज को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तो ये मान लीजिए, ये देख लीजिए कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पैन। कुछ प्लांट्स अपने लाइफ स्पैन में ओनली सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप वीट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोनोकार्पिक के लिए आप वीट का एग्जाम्पल बहुत इजीली ले सकते हैं, वीट। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जो वीट होती है, जो गेहूं होती है, जब गेहूं को किसान खेत में लगाता है तो उसके बाद 6 महीने बाद क्या होता है, प्लांट बड़ा हो गया, सीड आ गए, गेहूं पक गई, पौधा सूख जाता है। हम बोलते हैं ना गेहूं पक गई है, पौधा सूख जाता है। फिर फसल को काट दिया जाता है, तो अब वो दोबारा से वही गेहूं का पौधा अगले साल फिर से फ्लावर, फिर से सीड नहीं देगा। वो 6 महीने बाद मर चुका है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो ही सिर्फ 6 महीने का है। तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में उसने सिर्फ एक ही बार फ्लावर दिए, सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होगी, एक ही बार फ्रूटिंग होगी। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। Some plant produces flowers only once in their lifespan. This type of plants are called monocarpic plants. Clear है सबको मोनोकार्पिक प्लांट्स?
एग्जाम्पल है इसका बैम्बू है, वीट है, राइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, दैट इज़ नीला कुरंजी। ये एक ऐसा फ्लावर है, ऐसा प्लांट है जिसका जो फ्लावर होता है वो 12 साल बाद आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जिसको हम नीला कुरंजी बोलते हैं, ये एक ऐसा प्लांट है जो अपना फ्लावर 12 साल बाद प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2020 में फ्लावरिंग होगी तो नेक्स्ट फ्लावरिंग 2032 में होगी। 12 साल बाद इस प्लांट पे फ्लावर आएंगे। तो ये एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ, एक इसकी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है इसको लेकर, स्टोरी नहीं एक्चुअली एक पॉइंट है। ये केरला में होता है ये प्लांट। ठीक है, हुआ क्या था एक्चुअली, सितंबर अक्टूबर 2006 की बात है। सितंबर अक्टूबर 2006 में इस प्लांट में फ्लावर आए थे। ठीक है, 12 साल बाद फ्लावर आए थे। और ये जो प्लांट है ये मेनली आपके केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उनकी हिली ट्रैक्स पे ये प्लांट बहुत होता है, नीला कुरंजी। ठीक है, तो मास फ्लावरिंग हुई थी वहाँ पे सितंबर अक्टूबर 2006 में। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की जितनी भी हिली ट्रैक्स थी वो पूरी नीला कुरंजी के फ्लावर से भर गई थी। मास फ्लावरिंग, एक बहुत बहुत बड़े लेवल पे फ्लावरिंग हुई थी और उन्होंने टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था उस टाइम पे। तो सितंबर अक्टूबर 2006 में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो थे वो वहाँ गए थे। उसके बाद ये 2018 में एक बार फिर से यहाँ पे फ्लावरिंग हुई थी। ठीक है, क्लियर है सबको। अब 2018 के बाद अब दोबारा कब होगी, सोचिए, 18 के बाद दोबारा कब होगी, 30 में। ठीक है, अब 2030 में फिर से वहाँ पर फ्लावरिंग होगी। क्लियर है सबको, नीला कुरंजी याद रहेगा। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरंजी, ये कितने टाइम बाद फ्लावर देता है, 12 साल बाद इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। और 2006 में इसने पूरी हिली एरियाज़, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के पूरे हिली ट्रैक्स जो थी वो फ्लावर से भर दी थी। मास प्रोडक्शन हुई थी 2006 में इस प्लांट में फ्लावर्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 7th पॉइंट से लेकर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 17 मिनट का हो चुका है। So, thank you.